जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की अपनी जो बाहुबली सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। आज हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, इसके बड़े वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें सबसे पहले अच्छे से तैयार करने हैं, इनसे बात करनी है, उनकी बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, इस चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न आना है 4 नंबर का। ध्यान रखिएगा, ये जो 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा ये अकेला एक बड़े प्रश्न के रूप में आ सकता है या ये 1+1+2 के रूप में आ सकता है। मतलब एक प्रश्न में 3 बातें पूछकर भी 4 नंबर का प्रश्न बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप समझेंगे इस कहानी को भी 4 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। तो आप 4 नंबर के हिसाब से बड़े प्रश्न तैयार कर लें, पहले इनसे बात कर लें, और छोटे प्रश्न कोई साथ में ऐड होकर आते हैं तो वो तो हम अपनी एग्जाम फेस्टिवल के माध्यम से बहुत सारे प्रैक्टिस है वो कर चुके हैं। इसलिए किसी छोटे प्रश्न अगर साथ में जुड़कर आते हैं तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 नंबर के हिसाब से प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। अपना एक सिंपल प्रश्न से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? याद आ गया होगा, मुस्लिम लीग जिन्ना साहब, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। उसके बाद दूसरा प्रश्न, आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से 2 मुख्य अंतर क्या थे? अब आप समझ गए 2 मुख्य अंतर, यानी अगर 2+2 का प्रश्न आ जाए तो ये प्रश्न साथ जुड़कर आ सकता है। तो पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की जो 2 चुनौतियों का डिफरेंस अपने देख लेते हैं। पहला है कि देश के पूर्वी क्षेत्रों में भाषाई समस्या अधिक थी, पंजाब वाली जो साइड है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में धार्मिक और जातिवाद की समस्या अधिक थी। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, पूर्वी क्षेत्र के अंदर सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की समस्या थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौती थी। तो अच्छे से इनसे बात कीजिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, किसी प्रश्न के साथ जुड़कर आएगा ये। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? आपको पता है केंद्र सरकार ने इसे 1953 में गठित किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, मॉडल पेपर में आपने देखा भी है इस प्रश्न को। राज्य पुनर्गठन का कार्य की बात करें तो राज्य के गठन और उनके सीमांकन के मामले पर विचार करना था, यह इनका मूल काम है। आप इस प्रकार से पॉइंट बनाकर उनको अंडरलाइन भी कर सकते हो, हेडिंग बनाकर। और सिफारिशों की बात करें तो कई सिफारिशों की बात कर लें, 2-3 आप याद रख लीजिए। पहला जो सबसे मेन था, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। एक तो ये सिफारिश थी इसकी भी, जो भी आप स्टेट बनाई वो भाषा के आधार पर बना दे। दूसरा, भारत की एकता और सुरक्षा की व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए, भी इनमें भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया संसद में, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए। तो ये एक बहुत प्यारा सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है इस चैप्टर का, तो इसको इस प्रकार से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं बड़े प्रश्न के रूप में। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद भारत के सामने कौन सी 3 मुख्य चुनौतियां थी? उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को एक्सप्लेन स्टार्ट करें उससे पहले एक बात बता दूं, ये प्रश्न अगर इस प्रश्न के साथ कोई और प्रश्न जुड़कर आता है भी और प्रश्न आ जाए भी आजादी के बाद भारत के सामने कौन सी 3 चुनौतियां थी, तो अब हम उन 3 चुनौतियों की जो यहां पर हेडिंग की बात करेंगे तब आप चाहे तीनों के नाम लिख दीजिएगा। और अगर ये इकलौता प्रश्न आ जाए भी 3 मुख्य चुनौतियां क्या थी, 4 नंबर का प्रश्न आ जाए और समझाना हो जाए, या साथ में हो सकता है 1 नंबर की कोई छोटी बात पूछ ले, तब मैं चाहूंगा आप इनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी बात है यानी इनका एक्सप्लेनेशन है वो लिखिएगा। वो आप अपनी भाषा में लिखें, जो मैंने बताया इतना लिखें, इससे थोड़ा कम लिखें या एक आधी लाइन ज्यादा लिखें, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहली चुनौती थी एकता और अखंडता की चुनौती। तो ये पहला पॉइंट आपको वैसे भी याद रहना चाहिए भी, 3 चुनौतियों में राष्ट्र और एकता की चुनौती सबसे प्रमुख थी। पहली और उस टाइम की तात्कालिक चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधने की थी। उस समय यही माना जा रहा था कि इतने अधिक विविधता से भरे
भरा जो देश है वो अधिक दिनों तक एकता के सूत्र में बंधा नहीं रह सकता। तो इस चुनौती से निपटना सबसे महत्वपूर्ण काम था। दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, ये दूसरी चुनौती थी अपने लिए। आजादी के बाद भारत ने हालांकि संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन देश के सामने यह चुनौती थी कि संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवहार की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलन में कैसे आएं ताकि लोकतंत्र कायम रह सके, ये एक चुनौती थी। और तीसरा पॉइंट, समानता पर आधारित विकास की चुनौती। स्वतंत्र भारत के सामने तीसरी चुनौती ऐसे विकास की थी जिसमें संपूर्ण समाज का भला हो, न कि किसी एक विशेष वर्ग का, यानी अमीर गरीब सबके साथ समानता के साथ उनको ध्यान में रखते हुए आर्थिक डेवलपमेंट है वो देश को करना चाहिए। तो पहला आपको यही काम करना है, इन तीनों चुनौतियों की जो हमने हेडिंग बनाई है पहले ये आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। पहले आप इनसे बात करेंगे, फिर आप इनसे बात करेंगे तो ये अपने आप ही इनके अंदर क्या लिखना होता है ये क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हैदराबाद रियासत के विलय को समझाइए। ये 4 नंबर का अकेला भी आ सकता है और 2 या 3 नंबर का पूछ के साथ में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। हैदराबाद रियासत के विलय को समझाइए भी, किस प्रकार से ये भारत में विलय हुआ। तो जो आपको हैदराबाद रियासत की बातें पता है वो सारी ऐड करनी है, बस इतना ही करना है। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। उन्होंने भारत के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया। भैया जैसी सिचुएशन है वैसे ही रहने दीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल है उसको भेजा जिसे रजाकार कहा जाता है। आपको पता है वो बहुत ही निर्दयी था ये रजाकार। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लग गया था अभी यहाँ पर अब सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी वरना ये थोड़ी आनाकानी करेगा, तो सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इसे भारत के अंदर शामिल कर लिया। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया 1948 के अंदर। तो ये इतनी सी बात आप हैदराबाद के बारे में तैयार रखें। मैं कह रहा हूं भी ये 4 नंबर का अकेला है तब भी चाहिए आप इतना लिखें, और 2 नंबर का आके साथ में कुछ पूछिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो इतना लिख ही देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है भी सर कितना बड़ा उत्तर लिखें 4 नंबर का। जो प्रश्न की डिमांड है वो बात उसमें आ जानी चाहिए। वो भले ही आपकी बोर्ड की कॉपी का 1 पेज भर जाए, भले ही आधा पेज भर जाए, अर्थ सही निकलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मणिपुर के विलय को समझाइए भी। मणिपुर है वो भारत के अंदर कैसे शामिल हुआ, जैसे हैदराबाद की बात हमने की, तो आप चाहें तो इस प्रकार से स्टार्टिंग कर सकते हैं। मणिपुर की विधानसभा में, पहले आप हेडिंग भी बना सकते हो, भारत में मणिपुर का विलय, अंडरलाइन करके फिर लिखिए भी। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर काफी मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी भी हम भारत में विलय हो, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। भारत सरकार ने मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना, कोई सलाह किए बिना महाराज पर भारतीय संघ में शामिल होने का दबाव डाला। उस समय महाराज कौन था? बोध चंद्र सिंह था। तो महाराज बोध चंद्र सिंह पर भारतीय संघ में शामिल होने का भारतीय संघ ने दबाव डाल दिया। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इंटरनल उनकी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोध चंद्र सिंह और भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो गए और जनता के दबाव में जून 1948 में चुनाव करवाया गया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र है वो कायम हो गया। मणिपुर भारत का वो पहला भाग है, पहला राज्य रहा जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए थे। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हो भी ये किस तरीके से भारत में विलय हुआ, क्योंकि वहाँ की कांग्रेस और दूसरे दलों इसके लिए सहमत नहीं थे, इसलिए ये विवाद उनके दिमाग में आज भी रहता है भी। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में जो क्रोध और नाराजगी के जो भाव पैदा हो गए थे, इनका असर आज भी देखने को वहां मिलता है। तो इस प्रकार से आपने जाना भी मणिपुर है वो भारत में कैसे विलय हुआ। आप इनको पॉइंटों के माध्यम से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लगाकर भी इन लाइनों को अपने हिसाब से लिख सकते हो।
अगला प्रश्न है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू जी ने किन तर्कों का उपयोग किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं और अथवा इनमें कोई तर्क युक्ति परक भी है? तो देखिए, नेहरू जी से संबंधित प्रश्न है भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने किन तर्कों का इस्तेमाल किया, वो कितने सही और कितने गलत थे, ये बात बतानी है। तो 4 नंबर के हिसाब से तैयार करेंगे इस प्रश्न को। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए कई तर्कों का उपयोग किया, जो कैसे थे? विभाजन के समय जिन मुसलमानों ने भारत नहीं छोड़ा उन्हें भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू इन्हें भारतीय नागरिकों के सम्मान देने के पक्ष में थे। तो ये एक लाइन ही लिख दो चाहिए, विभाजन के समय जिन मुसलमानों ने भारत नहीं छोड़ा उन्हें भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, एक तो ये। दूसरा भी, जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों को भी भारतीय नागरिकों के समान ही सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार देने का भी समर्थन किया। नहीं, ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क नहीं है बल्कि युक्ति परक भी है। देखिए, यहां समर्थन किया, यहां तक एक बात आगे भी तर्कों की बात आगे, फिर प्रश्न में क्या पूछा भी ये सही है या गलत, तो यहां से हो जाएगा नहीं, ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क नहीं है बल्कि युक्ति परक भी है। क्यों युक्ति परक है, यानी क्यों सही रहे उनके ये विचार, उनकी बात हो रही है क्योंकि भारत की धर्मनिरपेक्षता ने समाजवाद, समानता, स्वाधीनता और भाईचारे जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता बिना किसी भेदभाव के समस्त धर्मों को समान रूप से सम्मान देती है और समस्त नागरिकों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भी देती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं भी ये युक्ति परक रहा है। तो इस प्रकार से आप 4 नंबर के हिसाब से इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। इंडिया का डिवाइडेशन हो गया भारत और पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी क्या रिजल्ट निकले, क्या क्या हुआ उस टाइम, उनकी बात आती है। तो मैं चाहता हूं 4 नंबर के हिसाब से अगर इस प्रश्न को तैयार करना पड़े तो हम इस प्रकार से पॉइंट बनाकर करेंगे। पहला, आबादी का स्थानांतरण, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। भारत पाक विभाजन के बाद आबादी का स्थानांतरण जो कि अचानक, अनियोजित, बिना किसी प्लानिंग के और त्रासदी से भरा था, बहुत बुरा हाल था उस टाइम। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को, क्योंकि नफरत बहुत ज्यादा हो चुकी थी उस टाइम। एक जगह की अल्पसंख्यक आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। तो आप अपने हिसाब से इसके वर्णन है वो अपने हिसाब से भी कर सकते हो भी आबादी का स्थानांतरण कैसे हुआ। दूसरा पॉइंट बना सकते हैं हम, घर परिवार छोड़ने के लिए विवश होना। विभाजन से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए, उन्हें अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है भी वो त्रासदी उस टाइम इतनी ज्यादा थी भी, एक अल्पसंख्यक दूसरे, एक बहुसंख्यक एक अल्पसंख्यक को मार रहा था, तो स्वाभाविक था घर परिवार छोड़ना ही पड़ा। तीसरा पॉइंट हम बना सकते हैं, महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार। विभाजन से सीमा के दोनों तरफ हजारों की संख्या में औरतों का अपहरण कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अपना धर्म बदलना पड़ा, क्योंकि जिससे शादी की उसका धर्म उन्हें अपनाना पड़ा। कई जगह खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर बहु बेटियों को मार डाला और बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। चौथा पॉइंट है भौतिक संपत्ति का बंटवारा। विभाजन बंटवारा जो हुआ लोगों का ही नहीं, विभाजन में जो वित्तीय संपत्ति के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, हर चीज का बंटवारा हुआ। सरकारी कर्मचारियों का भी बंटवारा हो गया, चाहे वो रेलवे के, केंद्र के, सबका बंटवारा कर दिया गया। तो ये इस तरीके से आप भारत विभाजन के परिणाम को पॉइंटों के माध्यम से अपनी बात आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप अच्छे से व्याख्या करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं अब अपने। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों के विलय की निम्न बिंदुओं के आधार पर व्याख्या कीजिए। पहले प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। भी भारत की आज़ादी हो गई, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए रियासतों को, रजवाड़ों को एक करना था, तो उनकी व्याख्या करनी है 2 बिंदुओं को लेकर। आपने पाठ्य पुस्तक में ये सिलेबस में पॉइंट देखे हैं। एक तो समस्या, भी रजवाड़ों के विलय की क्या समस्या रही, और दूसरा उनके विलय को लेकर सरकार का नजरिया क्या रहा, अथवा
देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रियासतों के विलय को लेकर जो सरकार का नजरिए वाला जो पॉइंट आप करोगे, जिसमें वल्लभ भाई पटेल साहब का जिक्र आएगा, आपको पता है रियासतों के एकीकरण में इन्हीं का रोल है, तो आपको वो बातें इस प्रश्न के अंदर ऐड करनी है। अपने आप ही एक ही प्रश्न है वो 2 का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियासतों के विलय की समस्या और उनके सरकार के नजरिए के ऊपर। पहला पॉइंट है अपना रजवाड़ों के विलय की समस्या। तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, जनता को नहीं करना था, बल्कि यह फैसला अंग्रेज किसको देंगे? जाते जाते ये राजाओं को देंगे। भी राजा चाहे तो स्वतंत्र कर ले अपने आप को, राजा चाहे तो भारत में मिल जाए, राजा चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए। जनता से तो कोई पूछने की बात ही नहीं की गई थी। अखंड भारत को बनाए रखने में यह एक बड़ी गंभीर समस्या थी। त्रावणकोर और हैदराबाद ने तो आजाद रहने की घोषणा भी कर दी थी। इससे लगने लग गया था कि भारत कई छोटे छोटे देशों में बंट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। भी जनता से नहीं पूछकर राजा खुद ही अपना जो निर्णय है वो ले रहा था, भी उसे क्या करना चाहिए, जो कि उस टाइम की तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरा, इसी मुद्दे को लेकर फिर सरकार का क्या नजरिया रहा, उसकी बात करें। भी रजवाड़ों के विलय को लेकर सरकार ने क्या नीति अपनाई। देखिए, छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बंट जाने की संभावना के विरुद्ध उस टाइम की जो सरकार थी, अंतरिम सरकार, उसने कुछ कड़ा रुख अपनाया। हालांकि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया था। मुस्लिम लीग चाहती थी भी जो जैसा करना चाहे उसको वैसे करने दिया जाए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा उस टाइम क्यों चाहेगी? क्योंकि देश की एकता और अखंडता की बात थी। तो रजवाड़े के शासकों को मनाने और समझाने में सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ज्यादातर रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे आपको पता है उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। और जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अपनी चतुराई, सूझबूझ के माध्यम से जहां जरूरत पड़ी वहां सैन्य सहायता ली और इन रियासतों को भी भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल ने तैयार कर लिया। इस प्रकार सभी रियासतों का भारत में विलय कराने में सरदार पटेल है वो सफल रहे। तो भारत की इस एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार पटेल का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप सरदार पटेल से जुड़ी हुई बातें भी अगर उनके योगदान के बारे में पूछा जा रहा हो तो आप बता सकते हैं। भी वो भारत के उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी रहे। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी निभाई। तो किस तरीके से क्या भूमिका निभाई, उन्हीं की बातें हमने यहाँ पर की है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के ये छोटे बड़े आप कम से कम इन 8-9 प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। बहुत इजी है, ये बहुत ही आसान है, एक कहानी की तरह है। अगर आप उसको कहानी की तरह ही समझते जाएंगे, इनसे बात करते जाएंगे, तो ये चीज़ें अपने आप इजी हो जाएगी। मैं जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है कहना चाहूँगा, मुश्किल कुछ नहीं होता। बात है इस चीज़ को आप थोड़ा सा आत्मसात करते हुए इसके बारे में सोचिएगा। पढ़ने के बाद फिर आप आंखें बंद करके सोचिएगा भी हैदराबाद का विलय में क्या क्या लिखूं मैं। भी हाँ ठीक है, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वो वहाँ का राजा निजाम कहलाता था। उसने लोगों को आंदोलन को दबाने के लिए रजाकार भेजे जो कि अत्याचारी थे, और 48 में जाकर ये फिर सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में विलय हो गया। तो अगर आप थोड़ी बहुत बात भी याद है और उसको थोड़ा सा जोड़कर भी आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा। फिर अगली क्लास में आपका अगले चैप्टर की अगले बाहुबली के बारे में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।